गहरी और ज़्यादा सोच के कारण दुनिया में इतने सारे आविष्कार हुए। अगर हमारे इस दुनिया के वैज्ञानिक ज़्यादा और गहरी सोच नहीं रखते तो क्या इतने सारे आविष्कार हो पाते? कैसे गाड़ियाँ बनती, कैसे बिजली बनती, कैसे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनती? और फिर हम कहते हैं कि ज़्यादा सोचना बहुत हानिकारक होता है, वो आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है। क्या सच में ऐसा ही है? क्या आदमी को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कभी नहीं हो पाते। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम किस विषय के बारे में अपनी सोच ज़्यादा रखते हैं, किस विषय के बारे में हमारी सोच ज़्यादा गहरी होती है। अगर सही दिशा में सोचा जाए तो आपकी सोच ही आपके लिए आगे रास्ते निर्धारित करती है। लेकिन अगर आपकी सोच इधर उधर बिखरी हुई है, अलग अलग दिशाओं में है, तो वही सोच आपके लिए आत्मघाती बन जाती है। एक नदी को देख लीजिए, जो एक धारा में बहती है तो कितने लोगों का उद्धार करती है। लेकिन अगर वही नदी इधर उधर अलग अलग दिशाओं में बहने लग जाए तो वही नदी विनाशकारी बन जाती है। उसी तरह सर्दियों में आग तापना किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन आग को एक दूरी से ही ताप जाए तो ही आनंद देती है। अगर कोई आदमी ज़्यादा चाह में अपना हाथ उस आग में डाल दे तो उसे आग तो जला ही देगी। इसी प्रकार हमारी सोच होती है। सोच की सही दिशा और सही मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें आपको सही नज़रिए से सोचने का एक रास्ता मिलेगा। इसके बाद आप अपनी ज़्यादा सोचने की बीमारी से परेशान नहीं होंगे, बल्कि वही चीज़ आपके लिए ताकत बन जाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात उस समय की है जब बहुत ज़्यादा संसाधन लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। ना ही गाड़ियाँ हुआ करती थी और ना ही आधुनिक मशीनें हुआ करती थी। जब भी किसी आदमी को नगर में जाना होता तो वो पैदल या फिर किसी गाड़ी घोड़े में जाता, और इसी प्रक्रिया में उसे नगर पहुंचने में बहुत दिन लग जाते। इसी समय में रामपुरा नाम के गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। रवि अभी 22 वर्ष का ही था, लेकिन उसमें युवा होने का जोश और स्वरूप था। वह हर काम को बड़ी लगन के साथ करता और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होते देखता तो वहीं पर वो विरोध करता और सामने वाले आदमी को उसकी गलती का एहसास कराता था। लेकिन रवि की माँ रवि के इस स्वभाव के कारण बहुत परेशान रहती थी। उसे हर वक्त अपने बेटे की चिंता रहती थी। माँ जानती थी कि रवि बहुत ही आक्रामक प्रकृति का युवक है, और जब रवि किसी काम के सिलसिले में कभी नगर में जाता तो कई कई दिनों तक वो वापस नहीं लौटता। इस बीच रवि की माँ अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहती थी। उसके मन में हर वक्त अपने बेटे के प्रति कुछ अनहोनी होने का ख्याल चलता रहता था। अपने बेटे की चिंता में रवि की माँ कभी कभी तो खाना पीना तक भूल जाती थी और पूरे दिन अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती। और ये बात गांव में रवि के दुश्मनों को भी पता थी, क्योंकि रवि की माँ रवि के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी। इसी तरह जब एक बार रवि नगर में गया हुआ था तो किसी ने गांव में अफवाह उड़ा दी कि रवि की घोड़ा गाड़ी पलट गई है, जिससे रवि की मृत्यु हो गई। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। फैलते फैलते ये बात रवि की माँ के कानों तक पहुँच जाती है। रवि की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका एकलौता पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो ख्याल उसकी माँ के मन को तोड़ देता है और उसकी हृदय गति रुक जाती है। उसकी हृदय गति रुकने के कारण रवि की माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। उस वक्त उसके आसपास गांव की कुछ महिलाएं मौजूद थी। वह तुरंत ही रवि की माँ को गांव के एक वैद्य के पास लेकर चली गई, जिससे रवि की माँ की जान तो बच गई, लेकिन उसका दिल अभी भी रवि के लिए दुख रहा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिसके वह अपने बेटे की खैर खबर ले सके, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई फोन होते थे और ना ही संदेश का कोई माध्यम होता था। इसी वजह से रवि की माँ की हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद रवि अपना काम खत्म करके नगर से अपने गांव वापस लौटता है। वापस लौटकर जब उसे पूरी कहानी पता चलती है तो रवि गुस्से से भर जाता है। सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ की खैर खबर लेता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर उसकी माँ की सांस में सांस आती है। उसके बाद रवि अपनी माँ से कहता है कि माँ,
जिन लोगों ने ये झूठी खबर गांव में उड़ाई, उन लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो सब मेरे दुश्मन हैं और मैं एक एक को उसकी गलती की सजा दूंगा। तू बीच में मत आना। लेकिन रवि की माँ अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। उसने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बेटे ऐसा मत कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी माँ की यह हालत देखकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक बात जो रवि के मन को परेशान कर रही थी वह थी उसकी माँ अभी ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए रवि अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उसे नगर लेकर जाता है। वहाँ पर वो अपनी माँ को किसी बड़े वैद्य को दिखाता है, लेकिन बड़ा वैद्य देखने के बाद कुछ दवाइयाँ देकर कहता है कि आपकी माँ को वैसे तो कोई रोग नहीं है, बस वो ज़्यादा सोचने की बीमारी से ग्रस्त है और वास्तव में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। आदमी को खुद ही अपना मन काबू में करना पड़ता है। ये सब जान लेने के बाद रवि अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन अब ये एक समस्या बन गई थी। अब रवि अपने काम के सिलसिले में ज़्यादा दिनों तक नगर में नहीं जा पाता था, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगी थी। कहीं मेरी माँ मेरे बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान ना हो जाए और कोई माँ को बीमारी ना हो जाए। इसी चिंता की वजह से रवि का व्यापार दिन ब दिन घट रहा था। रवि इस बात से बहुत परेशान रहने लगा। रवि ने 1000 बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने काम के सिलसिले में जाता हूँ, आप चिंता मत किया करो। लेकिन उसकी माँ एक भी बात मानने को राजी नहीं थी। माँ कहती थी, बेटा मेरा मन ही ऐसा है कि अपने आप खुद से सोचने लगता है, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। बात तो सही थी, इसीलिए रवि अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर नहीं जाता। लेकिन हर इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन रवि अपनी माँ के साथ रहने लगा तो उसका कर्म, उसका काम धीरे धीरे चौपट होता चला गया। फिर एक दिन रवि को पता चला कि पड़ोसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो इंसानी दिमाग के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता है। इसलिए रवि एक उम्मीद के साथ अपनी माँ को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। जब वो दोनों बहुत दुख के साथ उस बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो वो खाना खा रहे थे। उन्होंने उन्हें जाकर प्रणाम किया, लेकिन बदले में बौद्ध भिक्षु ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना खाना खाते रहे। खाना खाने के बाद उन्होंने रवि से उसके यहाँ पहुंचने का कारण पूछा। इस पर रवि ने उन्होंने सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अक्सर इंसान अपनी बुद्धि को समझ नहीं पाते और जो वो उसकी सबसे अच्छी साथी हो सकती है, सबसे अच्छी गुरु हो सकती है, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जैसा कि तुम्हें वैद्य ने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये ज़्यादा सोचने की वजह से होता है और इंसान का अपने मन पर तो कोई काबू रहता ही नहीं, तो अपने दिमाग में आने वाली विचारों को कैसे रोक सकता है। ये सुनकर रवि कहता है कि यही तो महात्मा मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ। अगर कोई हल आप मुझे बता सकते हो तो इसके द्वारा मेरी माँ ठीक हो जाए, ज़्यादा सोचने की समस्या से निजात पा ले, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। इसका उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ज़्यादा सोचना कोई गलत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान अक्सर उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो उसके काम की नहीं होती, जो व्यर्थ की होती है। मतलब चिंताओं को आदमी अपने आप अपने साथ चिपका लेता है। मैं तुम्हें 6 सूत्र बता रहा हूँ जिससे तुम्हारी माँ ज़्यादा सोचने की बीमारी से, ज़्यादा सोचने के स्वभाव से निजात पालेगी। बुद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत और सबसे पहला सूत्र अपने विचारों को समझना होता है। मौन होकर हमें अपने विचारों को देखना होता है। जब हम मौन होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं और उस समय हम अपने विचारों को पढ़ सकते हैं। हमें भली भांति भी देख सकते हैं कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं और हम ये समझने लगते हैं कि हमारे ज़्यादातर विचार किसके संबंधित होते हैं। तो हम ये भी जान पाते हैं कि इससे विचारों को उठने का क्या कारण है, क्योंकि वही विचार जो सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे अंदर होते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, वही हमारा स्वभाव होता है, वही हमारे स्वभाव को निर्मित करते हैं। और जब हम मौन रहकर अपने विचारों को समझने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने स्वभाव को समझ रहे होते हैं। अपने विचारों को समझने के बाद दूसरा सूत्र है कि अपने सारे विचारों को एक ही काम में लगा दो।
उसी में अपना पूरा ध्यान लगाओ। एक काम को पकड़ो और उसमें पूरी तरीके से शामिल होकर उस काम को पूरा ध्यान के साथ करो। इससे आपके विचार इधर उधर कम भटकेंगे। भटकेंगे जरूर, ये मत समझना कि आप एक ही काम पहली ही बार में अपना पूरा ध्यान लगा दोगे। हो सकता है कोई काम करते वक्त आपके विचार इधर उधर हो जाए, लेकिन जब आपको होश आए कि आप हमारे विचार इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो वापस अपने विचारों को उसी काम में लगाने की चेष्टा करो और धीरे धीरे ये आपका स्वभाव बन जाएगा और कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो पाओगे। इसी सूत्र का अनुसरण करते हुए ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक ही विचार के बारे में गहराई से सोच रहे हैं। अगर हमें बहुत तरह के अलग अलग विचार आ रहे हैं तो हमें उनमें से एक विचार को पकड़ो और उसी विचार की गहराई तक जाओ। उसको खोते खोते चले जाना है ताकि हम उस विचार की जड़ तक पहुंच सके। हमें पता कर सके कि ये विचार कहाँ से आ रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। और जब आप पूरा ध्यान एक ही विचार पर केंद्रित कर देते हो तो आप उस विषय के बारे में, जिसके बारे में आपके विचार चल रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान अपने बुद्धि के माध्यम से हासिल कर सकते हो। अगला सूत्र जो आपकी ज्यादा सोचने की समस्या को हल कर देगा वो ये है कि निरंतर शारीरिक व्यायाम या नाच गाना या कोई ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिसमें हमारा मन पूरी तरह से शामिल हो जाता है। उससे हमारे मन के सारे विचार, सारी इधर उधर की बातें भूल जाती है और हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है। ये तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब हम शारीरिक व्यायाम या नाच गाना करते हैं तो मन को कितना सुकून, मन को कितनी शांति मिलती है। हमें पता है, फिर भी हम ये काम नहीं करते। फिर ये किसकी गलती है? इसके बाद का सूत्र है कि अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए ऐसी चीजें खाएं जो दिमाग को ठंडक पहुंचाती हो, जो हमारे शरीर में ठंडक पैदा करती हो, ताकि हमारा दिमाग, हमारा रक्तचाप ठंडा रहे, साधारण रह सके। जैसे कि अलग अलग तरह के फल, नारियल पानी, हरी सब्जियां, जूस। अगर हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम शांत बना रहेगा। हमें ज्यादा सोचने की समस्या से कुछ न कुछ निजात जरूर प्राप्त होगी। अगला सूत्र है कि अपने विचारों की धारा को बदलने का प्रयास करो। इधर उधर की बेतुकी बातें सोचने की बजाय अपने विचार ऐसे काम पे केंद्रित करो जिससे कुछ न कुछ रचना हो रही हो, जिससे मन को शांति मिल रही हो। जैसे कि कुछ महिलाएं सिलाई का काम करती है, इसलिए उनके सारे विचार उसी काम पर लगे रहते हैं और रचनात्मक तरीके से मन को शांति भी मिल पाती है। और इसी तरह से अपना ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि जितना समय हम बच्चों के साथ बिताते हैं हम खुद बच्चे हो जाते हैं और हमारा मन बेकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और सबसे आखिरी जो बात समझने की होती है वो ये होती है कि चिंता, फिक्र ये सब बेकार है, क्योंकि जो होना होता है वही होता है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप बस प्रयास कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो परिणाम होगा वो आपके हाथ में नहीं होगा। ये कभी भी आपके हाथ में नहीं आ सकता, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। इसीलिए गीता का एक उपदेश हमेशा अपने मन में रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि कितने ही लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये सब डिप्रेशन सिर्फ एंड सिर्फ हमारी ज़्यादा सोचने की वजह से ही होता है। इसके लिए मेडिकल साइंस डॉक्टरों ने एक से एक दवाइयाँ बना दी, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी ज़्यादा सोचने की हैबिट, अपनी ज़्यादा सोचने की आदत किसी दवाई से कम कर सकते हैं? दवाई से आपको थोड़ी देर के लिए शांति जरूर मिल सकती है। जैसे कि रात में अगर हम नींद की गोली लेकर सोते हैं तो रात भर हमें अच्छी नींद आती है, लेकिन फिर हम अगले रात क्या करेंगे? क्या हम निरंतर गोलियों पर ही निर्भर होते चले जाएंगे? इसीलिए ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है कि आप अपना इलाज इसमें करना सीखें। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। आपको अपने दिमाग और अपनी सोच पर काम करने की जरूरत है। छोड़ दीजिए बेकार की दवाइयाँ, वो सब आपको अंदर से खोखला बना रही हैं। ध्यान का मार्ग अपनाना शुरू कीजिए, आपके रास्ते इससे ही अपने आप साफ होने लग जाएंगे और आपको अपने जीवन में एक नया सवेरा देखने को मिलेगा, एक नया
उगता हुआ सूरज देखने को मिलेगा। तो आइए हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए और भारत को ज़्यादा सोचने की चिंताओं से, डिप्रेशन से, इन सब से मुक्ति दिलाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप अच्छे से देख सकें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।